ऊपर तो एक सिंपल सी कमांड होती है सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कमांड होगी। पहले आप सिस्टम लिखो, फिर डॉट लिखो, फिर डेट टाइम की देखो नाम आता कि नहीं आता, उस पर जाओ, फिर डॉट नाउ में जाओगे तो वो करंट जो डेट टाइम होता है ना आपका, उसका स्ट्रिंग बना के आपको रिटर्न कर देगा। तो आपने खाली उस मैसेज की जगह यहाँ पे ये चीज आपने प्रिंट करनी है। तो बड़े आराम से आप एक लाइन से मॉडिफाई करके तो वही सर्वर जो कोलोराडो में चल रहा है आप एग्जैक्टली उसका रेप्लिका बना सकते हो अपने पास। तो ये जरूर करके देखना ताकि आइडिया हो कि किस तरह सर्वर्स काम करते हैं। अच्छा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ये प्रोटोकॉल लेयर्स के ऊपर। तो ये लेयर्स के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इंटरनेट की बात करते हो तो आप इंटरनेट में हर चीज को आप हैंडल नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक हद तक की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर आपके प्रोग्राम से ही काम नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और प्रॉब्लम अगर आपके कंप्यूटर पे या सर्वर पे नहीं है तो मे बी आपके स्कोप से बाहर हो सकता है लिंक में प्रॉब्लम आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो। तो मतलब ये कि हमारे पास कुछ लेयर्स बनी हुई है काम करने की यहाँ पे। इसको देखने के लिए हम ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। सपोज करो कि हमने अगर एयरलाइन पे ट्रैवल करना है, तो जब हमने एयरलाइन पे ट्रैवल करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे क्या होगा कि हम एक टिकट परचेज करेंगे। नंबर 2 पे क्या होगा, हम कोई बैगेज को चेक इन कराएंगे। थर्ड पे क्या होगा कि हम गेट्स पे जाएंगे, जहां से जो हमारा गेट लिखा हुआ है टिकट के ऊपर, उस पे जाके वो हम एंटर होंगे, वहां से वेट करेंगे वहां जाके। फिर रनवे टेक ऑफ होगा आपका, और उसके बाद फिर एयरप्लेन की राउटिंग होगी, वो जिस भी कंट्री में आपने जाना है वहां से होता हुआ वो आगे ट्रेवल करेगा। तो आपके पास राउटिंग होते होते आप दूसरी जगह पे पहुंचोगे, तो वहां पे एग्जैक्टली पे ये स्टेप्स रिवर्स में होंगे कि आपकी राउटिंग खत्म होगी, फिर आप रनवे पे लैंड कर रहे होगे, फिर गेट्स आपके अनलोड होंगे, पहले आपने लोड करवाए थे, फिर उसके बाद आप बैगेज क्लेम करोगे, वो आखिर में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है टिकट का तो कंप्लेन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, एक तो हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे एक और चीज भी है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बंदा गेट मैनेज कर रहा होगा, जो गेट के साथ जो डील कर रहे होते हैं लोग, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो बंदा गेट्स मैनेज कर रहा है, हो सकता है वो दूसरी तरफ गेट्स के साथ ही वो वाले बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो। जो बैगेज चेक इन कर रहा है वही बैगेज आपको वापस कर रहा है अगर, तो वो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे होंगे। अगर आप टिकट परचेज की है, आप टिकट की कंप्लेन करनी है, तो आप दोबारा एमिरेट्स की वेबसाइट पे या एमिरेट्स के काउंटर पे ही आप कंप्लेन कर रहे होगे, उसी काउंटर पे जहां से आपने बाय किया हुआ है। तो अगर आप रनवे पे टेक ऑफ कर रहे हो तो यहाँ भी सिविल एविएशन के साथ बात कर रहे हो, और लैंडिंग के वक्त भी आप सिविल एविएशन वालों ही यहाँ पे डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की है कि हो सकता है कि हमारा जो इंटरेस्ट हो उसके अंदर, वो हमारा खाली इस चीज के अंदर इंटरेस्ट हो कि हमें टिकट परचेज करनी है, ये टिकट कंप्लेन हुई तो हम उसको कंप्लेन करेंगे इसकी। तो बाकी चीजों में भी हमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो, हम कहें कि जो मर्जी होता रहे, हम खाली ये काम करते हैं, हम टिकट परचेज करते हैं, और जब हम पहुंच कर वहां पे अगर कोई कंप्लेन कर देंगे। तो इसी तरह हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट खाली इस चीज के ऊपर हो, बैगेज के ऊपर हो, या आपने बैगेज चेक इन करवाया और वहां पे आपने बैगेज क्लेम कर लिया। तो यहाँ पे जो मेन, जिसको कहते हैं लेयर्स का एक मॉडल कहते हैं, ये जो मॉडल बना हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं लेयर्स वाला मॉडल। लेयर्स का मतलब क्या है कि आपके सारे जो स्टेप्स हैं कुछ लेयर्स में फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अक्सर हम खाली एक ही लेयर पे काम कर रहे होंगे। यानी कि हम हो सकता है कि इस लेयर को देख रहे हो, बाकी लेयर्स को इग्नोर कर रहे हो। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पे काम कर रही होती है। तो इसको फिर हम यूं कहते हैं कि अगर आप टिकट परचेज और टिकट कंप्लेनिंग की बात कर रहे हो तो हम फिर टिकटिंग सर्विस की बात कर रहे हैं। अगर हम बैगेज को चेक इन करवा रहे हो, बैगेज को क्लेम कर रहे हो, तो हम बैगेज सर्विस की बात कर रहे हैं। अगर हम गेट्स के लोडिंग की बात कर रहे हो, अनलोडिंग की बात कर रहे हो, तो हम गेट की सर्विस की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप रनवे के टेक ऑफ की बात कर रहे हो और रनवे की लैंडिंग की बात कर रहे हो, तो आप रनवे सर्विस की बात कर रहे हो। और फिर अगर आप एयरप्लेन की राउटिंग की बात कर रहे हो तो आप राउटिंग सर्विस की बात कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि डिफरेंट लेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ गई एयर ट्रैवल की। तो ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, एक्चुअली कोई ये एग्जिस्ट नहीं करती लेयर्स, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं। तो ये ना समझो कि वाकई ऐसी लेयर्स बना के हम काम करते हैं वहां पे थोड़ा डिफरेंट तरीके। नेटवर्क्स के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि हर लेयर का अपना प्रोटोकॉल होगा। इसका मतलब कि टिकट परचेज और टिकट कंप्लेन करने का एक अपना प्रोटोकॉल है यहाँ पे,
वो प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप या तो विजिट करो उनके काउंटर को, फिर वेट करो फॉर योर टर्न, उससे वहां पे उसके साथ कम्युनिकेट करो, उसको प्रॉब्लम बताओ या टिकट परचेज करो, तो ये एक प्रोटोकॉल चल रहा होगा। इसी तरह बैगेज चेक इन का और बैगेज क्लेम का भी प्रोटोकॉल है कि आपने हर अपने सामान से टैग बांधना है, या अगर आपने ई चेक इन किया हो तो डिफरेंट तरीका होगा, तो बैगेज का भी एक डिफरेंट एक यहाँ पे प्रोटोकॉल रन कर रहा होगा बैगेज टू बैगेज काम करने के लिए। इसी तरह जो गेट्स ओपन और क्लोज होते हैं तो इनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है कि फ्लाइट से इतनी देर पहले हम गेट्स खोलेंगे, 1 आवर पहले, और 5 मिनट्स पहले हम गेट्स को क्लोज कर देंगे। तो हो सकता है इनका प्रोटोकॉल इस तरह चल रहा हो। इसी तरह जो रनवे का जो होगा इसका एक अपना प्रोटोकॉल होगा, यानी कितने बजे किस तरह से हमने टेक ऑफ करना है, किस तरह से लैंड करना है, किस तरह से मैनेज करना है। तो सिविल एविएशन वाले उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया होगा यहाँ पर रनवे को मैनेज करने का। इसी तरह जो आपकी एयरप्लेन की राउटिंग है उसका एक अपना प्रोटोकॉल होगा कि आपने किस तरह से रूट्स डिफाइन करने हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, कौन सा रूट लें, शॉर्टेस्ट रूट लें कि लॉन्गेस्ट लें कि कौन सा लें। कोई लीगल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इसके अंदर, हो सकता है आपको परमिशन ही ना हुआ रूट की, तो आपके पास यहाँ पे तो यहाँ भी प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा आपको, जो आपको बता होगा आपने कौन सा रूट फॉलो करना है। तो इसका मतलब कि हर लेयर का एक अपना अपना एक प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा होगा। लेकिन अगर हम खाली इस लेयर पे काम करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाली इस लेयर पे काम करें, हमारे इंटरेस्ट खाली अगर इस लेयर पे है, तो फिर हमें नीचे वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, वो हमारे लिए डोंट केयर बन जाएंगे यहाँ पे, कि हम इनको इग्नोर कर रहे होंगे, डोंट केयर। तो हम खाली इस प्रोटोकॉल को देख रहे होंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम अपने वाले मॉडल को। तो जो इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल होता है उसकी भी लेयर्स बनी हुई है। हमारे पास जो लेयर्स हैं उसके ऊपर टॉप पे एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, एप्लीकेशन लेयर से। कल जो हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, कल फॉर एग्जाम्पल कल हमने सॉफ्टवेयर यूज किया है, हमने PUTTY यूज किया है, और कल जो हमने एक वेब सर्वर बनाया, कल हमने सॉरी एक सर्वर बनाया, टाइम सर्वर या नेम सर्वर जो भी आपने बनाया कल, तो वो जो सर्वर है वो क्या है, वो एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर पे रन कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर पे रन कर रहे हैं, तो जब आपने सर्वर बनाया है तो आपने बाकी चीजों के बारे में आपने कोई फोकस नहीं किया। आपने ये सोचा कि नेटवर्क की पैकेट राउट होके जाएंगे कैसे वहां तक, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, कौन सा लिंक कैसा होगा, उसकी सिग्नल्स की फॉर्म में सिग्नल कैसे बनेंगे, उसकी मॉड्यूलेशन कैसी होगी, वो आपने सब क्या किया हुआ था, वो आपने यहाँ पर डोंट केयर किया हुआ था। तो आपका काम क्या था, आपका काम था बस डेटा को आपने जो डेटा में ट्रांसमिट करना है उसकी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स बनाओ और खाली वहां पे राइट लाइन करो तो आपका डेटा आगे चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जब आप करते हो ना राइट लाइन, तो एक्चुअली डेटा आपका नीचे जा रहा होगा, लेकिन हमें लगता क्या है, हमें लगता है कि नहीं डेटा यहाँ से आउट हो रहा है, और दूसरी साइड पर वहां पे इसी तरह का एक प्रोटोकॉल बना होगा, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होगा, सीधा डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो हमें ये लग रहा होता है देखने में, हालांकि एक्चुअली डेटा नीचे जाकर फिर नीचे से होते हुए फिर दोबारा ऊपर जाएगा, यूं एक्चुअल पाथ इसका ये वाला होगा, ये इसका एक्चुअल पाथ है, और ये हमें अपेरेंटली लग रहा होगा कि डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसलिए हम इसको लेयर्स का वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर। अच्छा, जब एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सॉकेट्स होंगे जो कल हमें देखा भी है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सॉकेट्स होंगे, डिफरेंट पोर्ट नंबर्स होंगे, जो कि हमने कहा कि आपके मैक्सिमम यहाँ पे कनेक्शंस, नंबर ऑफ कनेक्शंस और प्लस नंबर ऑफ जो एप्स आप रन कर रहे हो वो कितने हो सकते हैं, 65535। अगर इससे ज्यादा एक्सीड करोगे तो क्या होगा कि एप्लीकेशन को फिर ब्लॉक करना पड़ेगा, तो वो आपकी चीजें ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, नए कनेक्शंस ब्लॉक करेंगे या आपके नए नए एप्लीकेशंस को रन करने से ब्लॉक कर देंगे। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपने बढ़ाना है तो आपको एक कोर आईपी एड्रेस चाहिए होगा, तो इसके ऊपर सारे प्रोटोकॉल्स की दोबारा से कॉपीज बनेंगी दोबारा से। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का स्टैक कहते हैं इसको, कि एक स्टैक सा बना हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट लेयर पे हम ज्यादातर काम करेंगे एप्लीकेशन लेयर पे, तो ये सबसे हमारे लिए आसान है। तो मजीद एग्जाम्पल क्या हो सकती है एप्लीकेशन लेयर की, जिस तरह HTTP जो प्रोटोकॉल है आपके पास,
इसी तरह आपके पास यहाँ पे इंटरनेट मेल का जो प्रोटोकॉल है, फिर डोमेन नेम सर्वर के जो प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ ये आपके एप्लीकेशन लेयर पे रन कर रहे हैं यहाँ पर। जी क्लियर हो गया सबको एप्लीकेशन लेयर का मतलब? चलिए ठीक है। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा। अच्छा अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ना दो प्रोटोकॉल्स चलते हैं खाली। इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं वो खाली दो पॉसिबल है यहाँ पे। एक हो सकता है टीसीपी और एक हो सकता है यूडीपी। ठीक हो गया? टीसीपी और यूडीपी में फर्क क्या है? अगर हम टीसीपी की बात करें तो टीसीपी में क्या होता है कि आपने सपोज करो आपने एक पैकेट सेंड किया यहाँ पे, सपोज करो आपने ए सेंड किया, तो फिर वो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आपने इसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करना है। आपने वेट करना है कि यहाँ से रिप्लाई आए इसका। तो रिप्लाई क्या आएगा कि एक्नॉलेज कि ए मुझे रिसीव हो गया है। जब एक्नॉलेजमेंट आएगी तब आप अगला पैकेट सेंड करोगे, फिर बी जाएगा, फिर वो बी को एक्नॉलेज करेंगे। तो इसका फायदा क्या है टीसीपी का कि ये रिलायबल किस्म का एक प्रोटोकॉल है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी सारी की सारी वो रिलायबल होगी। मतलब आपने पैकेट सेंड किया है, अगर उसको नहीं मिला तो आप री ट्रांसमिट करोगे इसको। तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर ने करना है। फॉर एग्जाम्पल कल हमने क्या किया था, कल हमने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर का कल हमने क्या राइट लाइन लिखवाई थी, हमने राइट लाइन लिखवाई थी यहाँ पर कि दिस इज अ टीसीपी सर्वर। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा था वहां पर, यस दिस इज अ सर्वर। अच्छा जब आपने राइट लाइन करके उसको फ्लश भी कर दिया तो क्या हुआ, एप्लीकेशन लेयर ने उठाकर उसको ट्रांसपोर्ट लेयर में भेज दिया हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है कि उसने ट्रांसमिट किया हो आगे लेकिन आपके डेस्टिनेशन पे ना पहुंचा हो पैकेट। ठीक है, तो अगर टीसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से रीट्रांसमिट कर देगा आपके पैकेट को कि आपने ऊपर से लाइन भेजी थी वो खुद ब खुद उसको रीट्रांसमिट कर देगा कि उसको मिला एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं आई अभी तक। तो ये टीसीपी का काम है यहाँ पे। इसी तरह टीसीपी की जगह यहाँ पे यूटीपी प्रोटोकॉल भी चल सकता है। यूटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट मैच एक लाइव स्ट्रीम करना है। हम सपोज करते हैं यहाँ पे आपने एक कैमरा लगाया हुआ है और आप वीडियो बना रहे हो, तो ये जाके लाइव स्ट्रीम हो रहा है यहाँ पर। जब लाइव स्ट्रीम करोगे तो हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास इतनी स्पीड से डेटा आ रहा होगा कि अगर आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया। तो हम चाहते हैं बस डेटा जाता रहे जाता रहे जाता रहे, चाहे उसको रिसीव हो ना हो, हमें अब इससे गर्ज नहीं क्योंकि हम दोबारा रीट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि अब तो अगला फ्रेम आ गया होगा वीडियो का। तो इसको हम कहते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल कि आपने जो डेटा भेजना था भेज दिया, अब आपको रीट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो जितनी भी लाइव एप्लीकेशंस आप नेट पे देखते हो, लाइव को मैच देख रहे होते हो अगर, तो वो उसके ऊपर यूडीपी चल रहा होगा, उस पर टीसीपी नहीं चल सकता क्योंकि टीसीपी अगर चलेगा तो फिर क्या होगा कि आपका कनेक्शन थोड़ा स्लो होगा, तो वो उसको रीट्रांसमिट करवा करवा के दोबारा से कि दोबारा सेंड करो मुझे मिला नहीं है, तो वीडियो से आप बहुत पीछे रह जाओगे कि हो सकता है आप आधा घंटे पीछे रह जाओ जो लाइव स्ट्रीमिंग एक्चुअली हो रही है। तो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उसके लिए हम यूडीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड का मतलब ये होता है कि आपने किस तरह से यहाँ पे राउटिंग करनी है। जो हमें प्रीवियसली राउटिंग की बात की थी कि यहाँ से यहाँ पैकेट जाएगा कि यहाँ जाएगा, किस राउटर को फॉरवर्ड करें पैकेट, कि अगर आपका कंप्यूटर यहाँ पर हुआ है तो हम यहाँ से इस राउटर पे तो आ गया पैकेट आपका मूव करते हुए, आगे किसको फॉरवर्ड करें, यहाँ करें या यहाँ करें। तो ये क्या कर रहा होगा, ये नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होंगे उसके ऊपर, राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होंगे नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो ये नेटवर्क लेयर का काम है। अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ कि जो राउटर्स होते हैं या स्विच वगैरह जो होते हैं, जो कि आपने देखे भी होंगे अक्सर आईएसटी के अंदर लगे हुए कोने में, आप बताओ स्विचिंग के ऊपर जो आपके पास यहाँ पे जो प्रोटोकॉल स्टैक होगा, तो क्या इस स्विच के ऊपर क्या एप्लीकेशन लेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट लेयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए एक स्विच के ऊपर? क्योंकि स्विच भी एक तरह का कंप्यूटर होगा आपके पास, तो क्या उसके ऊपर भी एप्लीकेशन लेयर होनी चाहिए या ट्रांसपोर्ट लेयर होनी चाहिए, या सीधा वो नेटवर्क लेयर से स्टार्ट करेगा? तो सीधा नेटवर्क लेयर से ही स्टार्ट होगा। जी जी एग्जैक्टली। तो स्विच हमेशा इसमें कोई एप्लीकेशन लेयर नहीं होगी, कोई सॉकेट्स नहीं होंगे, सीधा नेटवर्क लेयर से स्टार्ट करेगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसमें खाली नेटवर्क लेयर से स्टार्ट होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेयर के ऊपर।
जिसका मतलब है कि लिंक की हम यहाँ पे बात करें तो लिंक का मतलब ये कि आप जब लिंक्स क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो यहाँ पे, या तो आप वाईफाई का लिंक यूज कर रहे होगे या आप इंटरनेट की केबल लगा के लिंक बना रहे होगे आपने। तो अगर आपने इंटरनेट के कार्ड लगाए हुए, लैन कार्ड लगाए हुए आपने, तो आपके पास लिंक के ऊपर लैन कार्ड के प्रोटोकॉल चल रहा होगा। अगर आपने वाईफाई लगाया हुआ तो वाईफाई का प्रोटोकॉल होता है 802.11 ABG, तो वो प्रोटोकॉल चल रहा होगा। तो ये काफी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। फिर हम आते हैं एक्चुअल फिजिकल के ऊपर। तो फिजिकल का मतलब है कि एक्चुअल जो सिग्नल्स मूव कर रहे हैं वायर के ऊपर, कि वायर के ऊपर एक्चुअली जो मॉड्यूलेशन वगैरह जो हो रही है वो क्या है, तो उसको हम फिजिकल लेयर पे यहाँ पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो सबको, तो उसका मतलब क्या है कि हमने क्या पैटर्न फॉलो करना होता है। तो एक्चुअली हमारा जब भी हमने लिखा है यहाँ पे कि राइट लाइन, उसका मतलब कि आपने एप्लीकेशन लेयर से होते हुए ट्रांसपोर्ट में जाओगे, फिर ट्रांसपोर्ट से होते हुए आपकी राउटिंग हो रही होगी नेटवर्क लेयर के ऊपर, फिर आप लिंक के ऊपर जाओगे, ईथरनेट कार्ड से बाहर निकल जाएगा पैकेट आपका, उसके बाद फिजिकल लेयर पे आ जाएगा, और उसके बाद एक वायर के ऊपर ट्रेवल करते हुए ये स्टेप सारे रिवर्स में जाएंगे। इस बार पहले आपके पास फिजिकल लेयर आएगी, उसके बाद आपके पास लिंक लेयर आएगी, उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर आएगी, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, और आखिर में आपके पास एप्लीकेशन लेयर आएगी, और उसके बाद आपके पास प्रिंट हुआ मैसेज आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें क्या लग रहा होगा, हमें लग रहा होगा देखने में कि ये एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन से डायरेक्टली बात कर रही है, कोई इसका ये पाथ नहीं बन रहा। तो अपेरेंटली हमें ये लग रहा होगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिकल लेयर पे बात, अगर फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हो कि आपने कोई फिजिकल केबल ज्वाइन की हुई, तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये जो नोड थी आपके पास, ये नोड बेसिकली इस नोड के साथ एक वायर से कनेक्ट की हुई है, तो उसको ऊपर वाली चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो लोग क्या समझ रहे होते हैं, लोग समझते हैं कि खाली हम अपनी लेयर में काम कर रहे हैं, तो बाकी लेयर्स को हम अंडरस्टूड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उनके साथ हमें कोई गर्ज नहीं होती। तो इस तरह से हम ये इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है यहाँ पे, ताकि चीजें बेहतर तरीके से मैनेज हो सके यहाँ। अच्छा, अब जब ये लेयरिंग होती है तो इससे क्या हमारे पास क्या पैकेट्स किस तरह इवॉल्व कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि सपोज करो कि आपने पहले क्या किया है कि जब हमने एप्लीकेशन लेयर पे आपने कोई चीज क्रिएट की है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कहा है कि मैंने ये चैट विंडो मेरे पास, कि मैं अगर चैटिंग कर रहा हूँ तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया है हेलो। ठीक है, तो अभी अब जब एप्लीकेशन लेयर पे ये चीज आगे फॉरवर्ड होगी तो क्या करेगा, यहाँ पे छोटा सा एक हेडर लगा देगा। इसका क्या मतलब है कि मेरा एक्चुअल मैसेज तो ये था m=hello, लेकिन उसने साथ क्या किया, कुछ एडिशनल बिट्स उसने यहाँ पे ऐड कर दिया साथ। अच्छा, ये बिट्स किस लेयर ने ऐड किए हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने ये बिट्स ऐड किए हैं। तो ये इसका थोड़ा सा अपना डेटा होगा ट्रांसपोर्ट लेयर का अपना। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाओगे यहाँ पर, तो फिर क्या होगा कि नेटवर्क लेयर थोड़ा सा अपना डेटा इसमें ऐड कर देंगे अब। तो ये देखो, ये नेटवर्क लेयर का यहाँ पर डेटा एडिशनल हेडर यहाँ पे आता जा रहा है। फिर उसके बाद हम लिंक लेयर पे जाएंगे, तो आपकी ईथरनेट कार्ड ने क्या किया, उसने एक अपना यहाँ पे थोड़ा सा एक हेडर इसमें ऐड कर दिया। तो मैसेज छोटा सा रह गया हुआ है, हेडर इनके बड़े होते जा रहे हैं। और फिजिकल लेयर पे जाके तो वो मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं आपकी, तो हो सकता है उसमें बहुत रिडंडेंट स्कीम्स हो आपके पास, तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो वहां पे फिजिकल लेयर पे तो ये पैकेट, ये सारे का सारा आपका चेंज हो गया होगा। अच्छा, अब एक थोड़ी टर्मिनोलॉजी का फर्क है यहाँ पे, कि जब यही पैकेट जो था आपके पास स्टार्ट में था एप्लीकेशन लेयर के ऊपर था, तो उसको हम कहते हैं मैसेज। जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ सके तो उसको हम कहते हैं सेगमेंट, और जब वो नेटवर्क लेयर पे पहुंच जाएगा बड़ा होके, तो उसको हम कहते हैं डेटाग्राम, और जब वो लिंक लेयर पे आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं फ्रेम, और जब वो फिजिकल लेयर पे आएगा तो उसको हम कहेंगे सिग्नल्स। उसका मतलब कि एक ही चीज है, वही बस आपका इवॉल्व होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और जब आखिर में आप एक्चुअल ट्रांसमिशन करते हो वायर के ऊपर, तो वो सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके जा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जब एप्लीकेशन लेयर पे बात करेंगे तो हम ये वर्ड यूज करेंगे, मैसेज का वर्ड यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करेंगे तो हम कहेंगे सेगमेंट का वर्ड यूज करेंगे। जब नेटवर्क लेयर पे बात करेंगे तो आप डेटाग्राम का वर्ड यूज करोगे, और लिंक लेयर के लिए फ्रेम का वर्ड यूज करोगे। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि हम लूजली सबके लिए एक ही वर्ड यूज कर रहे होते हैं। वो वर्ड क्या होता है कि हम सबके लिए पैकेट का वर्ड यूज कर रहे होंगे, कि बेसिकली सारे का सारा ये पैकेट की डिफरेंट टाइप्स ही हैं।
लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो वो क्या है, हर एक के डिफरेंट नाम है, तो हर लेयर पे हम डिफरेंट नाम असाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे आपने फेसबुक के ऊपर चैट कर रहे हो इस कंप्यूटर के ऊपर, तो आपका क्या रूट बनेगा यहाँ पे, अच्छा तो आपके पास इस तरह से रूट बनेगा कि सपोज करो कि आपने यहाँ पे फेसबुक के ऊपर चैट लिखी, तो आपके पहले एप्लीकेशन लेयर आएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा मैसेज आपका, फिर आपका नेटवर्क लेयर पे जाएगा, फिर लिंक पे जाएगा, फिर फिजिकल पे जाएगा। अच्छा उसके बाद होता है कुछ स्विच हैं जो कि बहुत ही डम किस्म के होते हैं, इसमें कोई खास साइंस नहीं है, जो राउट्स आपके डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें कोई राउटिंग नहीं है। तो उस स्विच के अंदर क्या होता है, उसके अंदर नेटवर्क लेयर, उसके अंदर नेटवर्क लेयर नहीं होगी, उसके अंदर खाली लिंक लेयर होगी, यानी बहुत डम किस्म के स्विच है। तो सपोज करो कि आपका जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो एक डम किस्म के स्विच में गया है, तो उसमें खाली वो लिंक लेयर से स्टार्ट करेगा, तो उसके ऊपर सारी लेयर्स आपकी मिसिंग है, तो सीधा वो एक लैन कार्ड के अंदर जाएगा लिंक आपका, और उसके बाद वो उसको फिजिकल के ऊपर दोबारा डाल देगा। तो इस स्विच से फिर निकल के वो एक प्रॉपर राउटर में जाएगा। जब इस राउटर में जाएगा तो उसने क्या करना है, प्रॉपर इसकी राउटिंग करनी है, किस लिंक को मैं यूज करूं, कौन किस कनेक्शन को यूज करूं। तो पहले वो क्या करेगा, तो पहले फिजिकल में जाएगा, उसके बाद फिर लिंक में जाएगा, फिर नेटवर्क में जाएगा, और फिर आखिर में जाके वहां से वो ट्रांसमिट कर देगा उसको। प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, वो डिसाइड करेगा हमने क्या करना है, उसके बाद वो दोबारा से इसको रीट्रांसमिट कर देगा। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज है, देखने में आपको लग रहा होगा कि एक ही काम दो दफा क्यों हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखो कि इस स्विच के ना दो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो इसको समझ लो, ये इन वाला पोर्ट है आपका और ये आउट वाला पोर्ट है। इसी तरह राउटर का भी समझ लो कि आपका ये इन बाउंड पोर्ट है आपका, और फिर आउट बाउंड मल्टीपल हो सकते हैं आपके पास, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो उसने चूज करना है यहाँ पे। तो इसलिए हम दो दफा गुजर रहे हैं इन चीजों से। तो पहले अगर आप स्विच की बात करो तो पहले आप फिजिकल से दोबारा लिंक पे गए हो, और फिर दोबारा लिंक से दोबारा फिजिकल पे आए हो, यानी कि अभी हम इन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम आउट की बात कर रहे हैं। और दरमियान में हमने क्या किया, कुछ अगर प्रोसेसिंग वगैरह करनी है तो वो आप यहाँ पे कर रहे होंगे। तो इसी तरह दोबारा फिजिकल से होते हुए राउटर के अंदर पास गए हो आप, तो यहाँ पे भी इन बाउंड थे आपका, ये इन बाउंड कनेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो पहले आप फिजिकल में जाओगे, फिर लिंक में, फिर नेटवर्क में, उसके बाद दोबारा यहाँ को प्रोसेसिंग या कोई राउटिंग कर रहे होगे। तो उसके बाद आपने कनेक्शन एक चूज कर लिया कि मैंने लिंक नंबर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है या 3 पे जाना है। तो वो काम सारा करोगे आप, तो आप पे आस्ते आस्ते करके एक एक स्टेप करके नीचे आओगे, और फिर वायर के ऊपर कनेक्शन बन जाएगा। फिर दोबारा आप सेकंड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे, दोबारा से फिजिकल में जाओगे, फिर लिंक में जाओगे, फिर आप नेटवर्क पे जाओगे, फिर ट्रांसपोर्ट पे एप्लीकेशन में जाओगे। तो यूं आपका ये एक्चुअल जो पाथ होगा, यूं आपका मूव करते हुए हो रहा होगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग जब कर रहे होंगे, सपोज करो यहाँ पे आपने अगर विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आपने वो कोड लिखा है सर्वर का, ठीक है, और इस कंप्यूटर के ऊपर आपने यहाँ पे क्या रन किया हुआ है, यहाँ पे आपने PUTTY रन किया हुआ है। तो आपको लग क्या रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ ये जो लिंक है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ये लिंक डायरेक्ट लग रहा होगा आपको देखने में, कि यहाँ से यहाँ हम डायरेक्टली कनेक्टेड हुए हैं, जब यहाँ में कुछ भी नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे, इसको हम कहते हैं लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन। तो ये हमें ऐसी फील मिलती है कि लेयर टू लेयर आपस में डायरेक्टली बात हो रही है, हालांकि एक लंबे रूट से होता हुआ आपके साथ डेटा यहाँ पे आ रहा होगा, कनेक्शन आपका एक लंबे से रूट से होता हुआ आ रहा होगा। तो इसको हम, तो इसलिए हम लेयर्स के साथ काफी कन्वीनियंटली काम कर लेते हैं, कि क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये सारा पार्ट जो होगा, सारे का सारा ये वाला सारा पार्ट, ये हमारे लिए डोंट केयर बन जाएगा, क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि नेटवर्क पे क्या हो रहा है, कौन सा राउटर रास्ते में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। हमने क्या करना है, हमने इस एप्लीकेशन लेयर पे कोई प्रोग्राम रन करना है, और हमने इस एप्लीकेशन लेयर पे कोई प्रोग्राम रन करना है, और उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही होगी। तो हमने खाली बस फ्रंट एंड के ऊपर, यानी कि टॉप के ऊपर, टॉप लेयर के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो बाकी प्रोग्रामिंग हमने नहीं करनी, उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बने हुए हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए अपने प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, नेटवर्क लेयर के लिए अपने बने हुए हैं, TCP रन कर रहा है, इसके ऊपर IP रन कर रहा है, और यहाँ पे लिंक के ऊपर आपके पास डेटा फ्रेम्स बन रहे होंगे यहाँ पे। तो हर चीज को बहुत हो रही है, हमने कुछ भी नहीं करना।
तो अगर इसी तरह हम पैकेट्स का अगर व्यू देखें यहाँ पे, तो अब क्या हो रहा होगा, स्टार्ट में आपका मैसेज था छोटा सा m, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ पैकेट अटैच हो जाएगा HT, हेडर T साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे। फिर जब नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा तो क्या होगा, आपके साथ एक और हेडर आ जाएगा यहाँ पे HN, तो उसको हम डेटाग्राम कहेंगे इस पे। फिर जब नीचे जाएगा ये, फिर क्या होगा, आपके पास लिंक का भी एक यहाँ पे हेडर आ जाएगा, फ्रेम बन जाएगा ये। अब उसके बाद फिजिकल लेयर पे क्या होगा, आप मूव करता हुआ पैकेट सपोज करो इस राउटर तक आ गया हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये तो डंप स्विच था, डंप स्विच ने कुछ भी नहीं करना, जिसने आगे फॉरवर्ड कर दिए। अब यहाँ पर आ गया आपका लिंक लेयर पे, तो अब ये क्या कर रहा होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, इसने क्या किया, इसने ये पैकेट रिमूव कर दिया यहाँ पे, ये वाला HL वाला, क्योंकि लिंक लेयर वाला क्या करेगा, लिंक लेयर ये वाला पार्ट रीड करता है एक्चुअली, इसके अंदर इसके पास इंफॉर्मेशन होती है लिंक लेवल की, तो उसने उसको रिमूव कर दिया और फिर ऊपर भेज दिया उसको। अब ऊपर नेटवर्क वाला पार्ट क्या करेगा, वो नेटवर्क वाले पार्ट को उसने यहाँ से यहाँ आगे ट्रांसमिट कर दिया उसने, और फिर दोबारा लिंक वाला अपना नया एक पार्ट अटैच कर दिया। तो उसने पहले क्या किया, पहले उसने यहाँ पे इसको HL को रिमूव किया, उसके बाद उसने फिर यहाँ से HN को भी रिमूव करना है, और जब वो इस साइड पे आएगा दोबारा उसने HN को अटैच करना है, दोबारा से HN आएगा, ये अपना लगा के लगा रहा है यहाँ पे, और फिर दोबारा से ये HL को भी यहाँ पे ऐड करेगा अपने हिसाब से, और फिर ये आगे चल के ट्रांसमिट करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा लिंक लेवल क्या करेगा, यहाँ पे HL को रिमूव करेगा। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, वो HN के पार्ट को रिमूव कर देगा यहाँ से। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, HT के पैकेट के पार्ट को रिमूव करना है। तो आखिर में एप्लीकेशन के पास क्या आ जाएगा, सिंपल वही मैसेज जो आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट किया था यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये जो हेडर जो वाले पार्ट्स अटैच होते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली हर लेयर का अपना डेटा होता है थोड़ा सा, कि हर लेयर बताती है कि हमने इतने बजे ये काम किया है, इसमें कुछ पैरिटी बिट्स ऐड कर देगी, चीजें वगैरह ऐड कर देगी देखने के लिए। तो इसलिए ये कुछ आपके पास यहाँ पे हेडर्स ऐड हो रहे होते हैं। तो हो सकता है कि जो आपका डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इस वायर के ऊपर, तो हो सकता है कि आपके पास खाली यहाँ पे 10% आपका मैसेज हो, और हो सकता है कि आपके पास बाकी जो 30% था वो सारे हेडर फाइल ही बन रही हो, हेडर पार्ट्स बन रहे हो उसके। तो अगर मैंने बहुत छोटा सा मैसेज सेंड किया, अगर मैंने खाली सेंड किया है हेलो सेंड किया है, तो हो सकता है कि हेलो वाला पोर्शन तो खाली 10% हो आपके पैकेट का, और जो आपके हेडर्स थे वहां पर, ट्रांसपोर्ट का हेडर, नेटवर्क का हेडर, लिंक का हेडर, तो हो सकता है वो 90% बन रहे हो मिलाकर। तो काफी पॉसिबिलिटीज की होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि मैसेज की एफिशिएंसी तो बहुत कम हो गई यहाँ पे, यानी कि आप कितना कर रहे हो कि खाली 10% ऑफ पैकेट आपका मैसेज था यहाँ पे, तो ये तो बड़ा हाईली इनएफिशिएंट हुआ फिर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को, इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी, किसी का कोई आइडिया कि क्या करेंगे तो ये परसेंटेज थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी आपकी। इसका तरीका ये कि आप लंबे मैसेज सेंड करो, क्योंकि जो हेडर पार्ट है वो तो कांस्टेंट रहता है आपका। तो हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पे 5 बाइट्स का हेडर है, ये 5 बाइट्स का, ये भी 5 बाइट्स का है, और ये भी 5 बाइट्स का है, तो अगर ये आप 1 KB का मैसेज लगाओगे तो फिर तो एफिशिएंसी आपकी बड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपेयर टू मैसेज आपके ये हेडर बहुत छोटे छोटे से होंगे। लेकिन अगर आपका मैसेज बहुत छोटा सा होगा, अगर आपका मैसेज अपना ही 4 बाइट्स का है, फिर तो आपका बड़ा इनएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, हम जो मैसेज सेंड करेंगे वो आपको थोड़े लंबे मैसेज होने चाहिए, यानी कि आपका जो पैकेट साइज होगा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ज्यादा छोटा पैकेट होगा तो मसला क्या है कि आपका मैसेज का जो पार्ट होगा, प्रोपोर्शन होगा, छोटा सा होगा, बाकी सारे हेडर्स होंगे इसके अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि पैकेट आपका सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, और इसके अंदर मैसेज भी लार्ज होना चाहिए आपका, एज कंपेयर टू मच लार्जर देन द हेडर्स के मुकाबले में, हेड्स के मुकाबले में मैसेज की लेंथ आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी आपको मिल सके। तो ये एक वजह है कि आपका बाय डिफॉल्ट डेटा आपका ट्रांसमिट नहीं होता। तो जब हम खाली लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था, वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा था। वो क्यों, वो वेट कर रहा था कि आखिर मजीद डेटा आ जाए तब मैं पैकेट बना के भेजूं।
ताकि वो इनएफिशिएंट ना हो। तो जब हमने फ्लश किया था उसको, तो हमने क्या किया, हमने बाकी पार्ट्स को सारे जीरो से फिल कर दिया। तो हमने कहा कि अगर 1 KB का डेटा, उसका 1 KB का पैकेट था उसका, तो बाकी पार्ट्स को आप जीरो से भर दो यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो रहा होता है यहाँ पे। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें लार्ज पैकेट साइज चाहिए होते हैं, यानी कि हेडर के मुकाबले में लार्ज मैसेज हो आपका, वरना क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होगी इस केस में। जी क्लियर हो गया सबको लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट ये? तो आपके जितने बुक के चैप्टर्स हैं ना, सबके सब इनके ऊपर लेबल्ड हैं आप, कि एक चैप्टर 2 होगा आपका वो एप्लीकेशन लेयर पे, चैप्टर 3 पे इसके ऊपर है, चैप्टर 4 आपका नेटवर्क पे, फिर चैप्टर 5 आपका लिंक पे है, एंड सो ऑन। तो चैप्टर वाइज वो लिंक वाइज ही, लेयर वाइज ही आपके चैप्टर्स बने हैं बुक के। जी क्लियर हो गया सबको, आगे चलें अब। यस सर। अच्छा एक चीज और बता दें कि जब स्टार्ट में स्टैंडर्ड इसका मॉडल बना था, इसका स्टैंडर्ड जो बना था यहाँ पे, तो उसमें 2 लेयर्स ना एक्स्ट्रा थी यहाँ पर, एक प्रेजेंटेशन लेयर और एक सेशन लेयर। तो अब इसकी जरूरत नहीं रही, ये सब दोनों लेयर्स क्या हो गई हुई, अब ये ऑब्सोलीट हो गई हुई है, तो अब इनको कोई यूज नहीं करता। प्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग ले आओ डेटा की आप, यानी कि आपने इसको कंप्रेस करना है, अनकंप्रेस करना है, कुछ करना है, कोई एन्क्रिप्शन करनी है, तो उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर में करते थे। तो अब ये वाला काम उठ के एप्लीकेशन लेयर के अंदर चला गया हुआ है, तो ये भी आप एप्लीकेशन लेयर पे कर सकते हो। और सेशन लेयर का मतलब ये था कि आप चीजों को सिंक्रोनाइज करो, यानी कि आपके पास सेम पॉइंट पे सेम काम हो रहा हो। तो ये भी चीजें उठ के थोड़ी सी ऊपर चली गई, थोड़ी नीचे चली गई, तो अब ये दोनों लेयर्स आपकी डिलीट हो गई हैं। तो अगर आपको ये नजर आए भी कहीं पर बुक में या कहीं पे, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, तो अब इनकी जरूरत नहीं रही। तो ये तरह की ऑब्सोलीट है। हालांकि ये स्टैंडर्ड का हिस्सा है ये दोनों चीजें, लेकिन ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोनों चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएंगी। प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर ये तकरीबन ऑब्सोलीट हो गई है। अच्छा अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी को यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इंटरनेट डिजाइन कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं थे उस वक्त, तो हमने सिक्योरिटी के हिसाब से कभी भी इंटरनेट डिजाइन नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके, इसके अंदर सिक्योरिटी के काफी लूप होल्स पड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ को देख लेते हैं यहाँ पे, कि फॉर एग्जाम्पल किस तरह के सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट चीज होती है हमारे पास पैकेट स्निफिंग। अच्छा पैकेट स्निफिंग का मतलब क्या है? सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ये कंप्यूटर सी है, कंप्यूटर बी है यहाँ पे। अच्छा जो पहले हमारे पास यहाँ पे जो राउटर्स हुआ करते थे आज से 10 साल पहले, उस राउटर का खास नाम था, उसका नाम था हब। वो हब क्या करता था कि अगर आपने बी कंप्यूटर ने डेटा भेजना है सी कंप्यूटर को यहाँ पर, तो क्या होता था, पहले वो जाके डेटा जाएगा राउटर में जाएगा, फिर राउटर क्या करेगा, उठा के उसको सी वाले कंप्यूटर को भेज देगा। होना ये चाहिए था। लेकिन हब क्या करता था, हब उठा के अगर आपने बी ने डेटा का ट्रांसमिट किया है, तो हब के पास जाएगा डेटा, वो सबके सबको भेज देगा। वो ए को भी भेज देगा, वो एक्स को भी भेज देगा, वो वाई को भी भेज देगा। तो फिर क्या होगा, फिर हर कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या ये पैकेट मेरे लिए आया है कि नहीं आया हुआ। अगर नहीं आया हुआ तो फिर वो रीड कर लेगा, बाकी क्या करेंगे, को डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन पैकेट पहुंचता था हर एक कंप्यूटर तक। तो ये इस हब जो टेक्नोलॉजी थी, इसके अंदर ये प्रॉब्लम था यहाँ पे, कि आप अगर यहाँ पैकेट, अगर कुछ एक कंप्यूटर पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो हर एक को मिल रहा होगा, वो एक तरह से ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। तो आपने सेंड तो यहाँ पे बी, आपने सेंड तो यहाँ पे ए को किया है या सी को किया है, सेंड टू सी लिखा है आपने, लेकिन एक्चुअली इसकी कॉपी हर एक को मिल रही होगी। हो क्या रहा होगा, सीसी टू ऑल हो रहा होगा। वो बाकी कंप्यूटर्स खुद से इग्नोर कर रहे होंगे इसका, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मिल हर एक को रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हर कंप्यूटर चाहे तो, वो कंप्यूटर ए अगर चाहे तो वो रीड कर सकता है कि पैकेट में क्या था उसके।
तो अगर हम उसके नेटवर्क कार्ड की प्रोग्रामिंग चेंज कर लें, यानी कि अगर मैं लिंक लेयर पे उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर लूँ थोड़ी सी, तो क्या होगा, वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा इसका टॉप लेयर को, तो आप उसका पैकेट पढ़ सकते हो कि क्या पैकेट आ रहा था यहाँ पे। तो इसका मतलब कि लिंक लेयर का मतलब है कि आपने क्या करना है कि आपने इसका ड्राइवर को चेंज करना है, यानी कि जो लैन कार्ड के जो ड्राइवर्स होते हैं, अगर उनकी ड्राइवर्स को अगर हम चेंज कर लें तो क्या होगा, तो हम सारा डेटा रीड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये इस हब वाले के अंदर ये प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, फिर उसके बाद आपके पास स्विच आ गए। स्विच क्या करता है, स्विच थोड़ा सा बेहतर है। तो स्विच में है कि अगर आप बी से सेंड कर रहे हो तो वो सी को ही सेंड करेगा, बाकियों को सेंड नहीं करेगा कॉपी। तो थोड़ा सा कुछ सिक्योर हो गया ये मामला। लेकिन अब देखा जाए तो अब दोबारा से इनसिक्योर हो गई चीजें आपकी सारी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सारे के सारे क्या है, वाईफाई के लिंक्स बन गए हुए हैं। तो ये भी वाईफाई का लिंक है, ये भी वाईफाई का लिंक है, और ये भी वाईफाई का लिंक है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर बी ने सी को भेजना है, एक पैकेट भेजना है, तो क्या होगा कि आप ब्रॉडकास्ट करोगे उसको, तो आपका जो पैकेट होगा वाई एयर पहले राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर क्या करेगा, उसको वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो सी वाला उसको पिक कर लेगा और वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट सब कर रहा होगा, तो ये ब्रॉडकास्ट ए को भी मिल रहा होगा यहाँ पे। तो दोबारा से अगर वो ए वाला जो वाईफाई कार्ड है उसकी अगर आप प्रोग्रामिंग चेंज कर लो, तो वो क्या कर सकता है, तो वो सी के पैकेट्स भी रीड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी का सीरियस प्रॉब्लम है। आप ये वाईफाई नेटवर्क्स के अंदर कोई भी किसी का पैकेट रीड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। तो इसको हम कहते हैं पैकेट स्निफिंग, कि जब आप पैकेट्स को चेक कर रहे हो किसी और के पैकेट्स को, तो उसके लिए हम कहते हैं पैकेट स्निफिंग का वर्ड यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए वाले सर्वर के ऊपर मैंने एक खास मोड होता है, प्रोमिस्क्यूअस नेटवर्क कार्ड का मोड होता है एक, अगर मैंने प्रोमिस्क्यूअस मोड में इसको डाल दिया हुआ है, तो क्या करेगा, तो वो हर एक का पैकेट आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे, चाहे वो सी का पैकेट हो, बी का पैकेट हो, किसी का भी प्राइवेट पैकेट हो, तो उसके ऊपर सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं पैकेट स्निफिंग। तो ये सिक्योरिटी का सीरियस कंसर्न है यहाँ पे। तो अब तो एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा वायरसॉर्क, वो हम यूज करेंगे, तो वो पैकेट स्निफ कर सकता है आपके लिए। लेकिन उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो आपके अपने कंप्यूटर के जितने पैकेट्स होंगे खाली उनको स्निफ करेगा, कि आपके अपने कंप्यूटर पे जो पैकेट्स इन आउट हो रहे हैं तो वो ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाया करेगा। तो इसके ऊपर हम कुछ लैब्स करेंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या है सिक्योरिटी का, वो होता है आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग का मतलब ये कि आपने अपना आईपी एड्रेस को छुपाकर कोई फेक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है आपने अपने पैकेट के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब भी हम कोई चीज ट्रांसमिट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने सॉकेट बनाया होगा, तो ये आपके पास आईपी पैकेट, फाइनल पैकेट कब बनता है आपके पास, जब जाओगे आप नीचे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल पे। तो अगर हम नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल को अगर मॉडिफाई कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, खासतौर पे यूनिक्स के अंदर, क्योंकि लिनक्स और यूनिक्स का सोर्स कोड जो होता है वो हमें ओपनली अवेलेबल है इसका, तो हमारे पास इसका सोर्स कोड पड़ा हुआ है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर हम इसकी कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर लें यहाँ पे, कि जब आपका पैकेट नेटवर्क लेयर पे बन रहा हो, तो उसमें वो बजाय वो अपना आईपी एड्रेस लिखने के कोई फेक आईपी एड्रेस लिख दिया करे हर दफा। यानी कि जब आपका ये पैकेट का, जब ये वाला हेडर ऐड करता है ना यहाँ पे, नेटवर्क का पैकेट का हेडर यहाँ पे, तो वहां पे वो अपना आईपी एड्रेस भी लिख देता है इसके अंदर कि मेरा आईपी एड्रेस ये है, यानी कि सोर्स का आईपी इसमें लिखते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग आप चेंज कर लो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो क्या करेगा वो, तो वो इस आईपी की जगह कोई फेक आईपी एड्रेस लिख सकते हैं। तो मे बी वो कहते हैं कि 1.2.3.4 लिख दिया करें। तो जब भी वो पैकेट ट्रांसमिट होंगे तो कोई इसको ट्रेस बैक नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक फेक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो आईपी एड्रेस 1.2.3.4 लिखकर आप सेंड कर रहे हो, हालांकि आपका एक्चुअल जो आईपी एड्रेस है हो सकता है वो 192.1.2.3 हो, लेकिन आप हर पैकेट में ये लिख के सेंड कर रहे हो कि मेरा आईपी एड्रेस ये है। और हो सकता है कि ये आईपी एड्रेस एक्चुअली बी का हो यहाँ पर। तो उससे क्या हो रहा होगा कि बेसिकली आप यहाँ पे आईपी स्पूफिंग कर रहे हो, तो आप बी के आईपी को इस तरह से इनडायरेक्टली यूज करते हुए सारे इलीगल काम कर रहे हो यहाँ पे। तो अगर आपको गलत काम करोगे तो क्या होगा, आखिर में वो पकड़ेंगे बी को आगे कि बी ने सारी इलीगल चीजें की हैं, हल्दी का सारा काम खराब उसने सी ने किया होगा।
तो इसलिए कहते हैं आईपी स्पूफिंग करना बड़ा आसान है, आईपी एड्रेस को चेंज करना बड़ा आसान है, तो बड़े आराम से हो सकता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न है इसके अंदर, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो इसको हम कहते हैं आईपी स्पूफिंग। अच्छा, लास्ट में एक चीज है हमारे पास, वो है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये काम हम भी करके देखेंगे लैब के अंदर कि कैसे करते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये एक सर्वर होगा आपका। तो हम क्या करेंगे, सपोज कोई सर्वर एक है, गूगल कोई एक आपने सर्वर बनाया हुआ है अपना छोटा सा। अगर क्या हो जाए, अगर ये सारे कंप्यूटर्स यहाँ पड़े हैं एक लैब के अंदर, हम कहते हैं ये लैब है आपकी, ये आईटी लैब है। अगर ये सब के सब कंप्यूटर एकदम से इसके साथ कनेक्ट करना चाहें, ये भी कनेक्ट कर रहा है, 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 तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद कि सर्वर आपका बैठ जाएगा, क्योंकि सर्वर की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो इनको सर्व कर सके, कनेक्शन को बर्दाश्त कर सके। तो फिर क्या होगा, उसकी बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी, बैंडविड्थ उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग पावर उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, यानी अवेलेबल प्रोसेसिंग पावर कम हो जाएगी जो अवेलेबल है उसकी, यानी अवेलेबल बैंडविड्थ कम हो जाएगी, उसकी अवेलेबल प्रोसेसिंग पावर उसकी कम हो जाएगी यहाँ पर, तो उसके रिसोर्सेज कम हो रहे होंगे। तो आखिर में क्या होगा, जाके ये सर्वर आपका क्रैश कर जाएगा, और जब ये क्रैश करेगा तो हो सकता है कि किसी कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट ना करे। अब जब भी आप कनेक्ट करोगे लिखा हुआ आ रहा होगा कि सर्वर नॉट फाउंड, यानी आपने सर्वर को क्रैश करा दिया होगा। तो इसका मतलब क्या कि आप बोगस ट्रैफिक क्रिएट करते हो खुद से, एकदम से आप फ्लडिंग करते हो, उसको हम कहते हैं फ्लडिंग करना। तो आपने फ्लडिंग की एकदम से बोगस ट्रैफिक को यूज करते हुए, तो उस सर्वर पे इतना लोड पड़ा कि सर्वर खुद से वो क्रैश कर गया फिर। तो ये बड़े आराम से हम कर सकते हैं लैब के अंदर, वो हम सर्वर बनाएंगे, हम इसको चेक कर सकते हैं, क्रैश करा के देख भी सकते हैं। तो अगर आप कैंपस में आ गए तो हम ये यहाँ आमने सामने बैठ के चेक कर सकते हैं कैसे हम ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना है। तो इसको हम कहते हैं DOS अटैक, इन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो अक्सर हमारी जो वेबसाइट्स वगैरह हैक होती है तो इसी से होती है हैक, कि DOS अटैक होता है इनके ऊपर। हमारे सर्वर्स की इतनी कैपेसिटी होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, क्रैश कर जाते हैं। जब क्रैश करते हैं तो फिर क्या करते हैं हैकर्स, उनका IP एड्रेस यूज करते हुए अपना सर्वर खुद से बना लेते हैं वो, तो फिर वो लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें एक फर्स्ट स्टेप है कि आप टारगेट को चूज करो। उसके बाद आप क्या करो कि आप जितने भी होस्ट्स हैं आपके पास अवेलेबल, उन सबको यूज करते हुए वहां से पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर दो। तो जब आपके पास पैकेट्स एकदम से आना शुरू होंगे तो क्या होगा, आपका सर्वर आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके अगेंस्ट लाइंस ऑफ डिफेंस क्या है यहाँ पे? इसके अगेंस्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो यही हो सकता है कि आप ऑथेंटिकेट करो चीजों को, आप हर चीज के लिए पासवर्ड मांगो, इनक्रिप्ट करो चीजों को, सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स को आप चेक करो, वेरीफाई करो, और उसके अलावा कि आप अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स बना दो यहाँ पे, कोई बाहर का बंदा यहाँ कनेक्ट ना कर सके, और फायरवॉल्स बना दो यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली फायरवॉल्स ही है यहाँ पे। तो अगर आपने एक अच्छी फायरवॉल लगाई हुई यहाँ पे तो क्या होगा कि कोई आपका कंप्यूटर जो होगा वो इतने आराम से कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। तो ये फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल का जो मेन काम है वो ये क्या है, फायरवॉल का मेन काम है कि वो कुछ पोर्ट्स को अलाउ करता है। तो इसके पास ये लिस्ट होगी कि पोर्ट नंबर 80 का अलाउ कर दो, पोर्ट नंबर 21 को अलाउ कर दो, पोर्ट 23 को अलाउ कर दो, और इसके अलावा जितनी पोर्ट्स है कंप्यूटर की आपके पास उन सबको क्या कर दो, उनको ब्लॉक कर दो। तो उसने क्या किया कि उसने एक वॉल सी बना दी यहाँ पे कि इसके अलावा जितनी बाकी पोर्ट्स होंगी, जैसे पोर्ट 99, पोर्ट 100 वगैरह वगैरह, उनके आगे वॉल बन गई हुई है, तो उनको वो ब्लॉक कर रहा है सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो पैकेट इस पोर्ट से आएगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो जितनी पोर्ट्स आपने अलाउ की होंगी खाली वहीं से पैकेट अंदर आ सकते हैं। तो ये होता है आपके फायरवॉल का मेन काम। तो जो आपके एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे तो हम तो उसमें नई पोर्ट्स बना रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फायरवॉल यहाँ पे ऑफ करनी पड़ेगी, वरना आपके पैकेट्स ब्लॉक हो रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक कर रहा होगा इनको, या कैशफ्रेस्काइल को ब्लॉक कर रहा होगा। जी, सबको क्लियर हो गया ओवरऑल कि कैसे सिक्योरिटी के कौन कौन से कॉन्सर्न्स हैं इसके अंदर। एक मेजर चीज के अंदर ये कि आपके पास पैकेट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं वाईफाई के ऊपर या पुराने लैंड नेटवर्क्स के ऊपर, तो पैकेट स्निफिंग करना बड़ा आसान है, पैकेट्स रीड करना बड़ा आसान है। सेकंड ये कि आईपी एड्रेस, अपना फेक आईपी एड्रेस बनाना बड़ा आसान है, आईपी स्पूफिंग करना बड़ा आसान काम है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बड़े आराम से हो सकता है।
थर्ड ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना बड़ा आसान है। तो अगेन DOS अटैक अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर फेडरल बोर्ड या IST की वेबसाइट पे करते हैं तो ये तो कुछ मिनटों में ही क्रैश कर जाएगा, क्योंकि इनकी तो वैसी कैपेसिटी नहीं है इतनी ज़्यादा हैंडल करने की, फिर तो कुछ मिनटों में क्रैश कर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ का वीक पॉइंट है यहाँ पे, तो ये इनकी बहुत ज़्यादा कमजोरी है इस लिहाज से कि ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इनको DOS अटैक बर्दाश्त करने की। लेकिन अगर हम google.com की बात करें तो उनके जो सर्वर फॉर्म्स हैं वहाँ पे वो बहुत अच्छे हैं, तो वो इतने आराम से DOS अटैक से कभी भी क्रैश नहीं करेगा। तो इसको क्रैश करने के लिए आपको मे बी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए हो क्रैश करवाने के लिए, तो इतने आराम से आप google.com को क्रैश नहीं करवा सकते। तो वो बहुत अच्छा सर्वर बना हुआ है वो, लेकिन छोटे मोटे सर्वर्स हम बड़े आराम से क्रैश करा सकते हैं। तो इसके लिए लाइन ऑफ डिफेंस क्या फायरवॉल्स बनाओ, पासवर्ड्स लगाओ, यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज करो, डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करो, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये एक हद तक इफेक्टिव हैं लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत लिमिटेड इनकी इफेक्टिवनेस है। तो ये पासवर्ड्स वगैरह ये इंक्रिप्शन वगैरह कुछ ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि तकरीबन हर जो इंक्रिप्शन अभी तक मार्केट में आई है कोई ना कोई इनके लूप होल्स होते हैं। तो आपके पास कोई भी अगर इंक्रिप्शन हो जैसे AES वगैरह हो तो उनको लोगों ने ब्रेक करना सीख लेते हैं, 5-6 ईयर्स के बाद वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई नई इंक्रिप्शन अभी आती है मार्केट के अंदर तो 6 ईयर्स के टाइम के अंदर ऑलमोस्ट लोगों ने इसके लूप होल्स फाइंड कर लिए होंगे, कैसे इसको ब्रेक करना है, कैसे इसकी की फाइंड करनी है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो स्टार्ट में काफी अच्छा रहता है ये, जब थोड़ा सा गुजर जाएगा ये तो लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं आराम से। जी क्लियर हो गया आज का टॉपिक सबको? जी सर। Yes, sir. तो इसका वजह कि नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हम लैब में काम कर रहे थे वो एक्चुअली चैप्टर में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वाला काम। तो वो हो सकता है कि हम क्लास के अंदर थोड़ी बहुत एक आध कोई प्रोग्राम बना के चेक भी कर लें, तो पॉसिबली हम कुछ कर सकते हैं साथ साथ। और इन द मीनवाइल आपके लिए छोटी सी यहाँ पे एक असाइनमेंट है, खाली आपने जमा नहीं करवानी, आपने खाली देख के आना है इसको। सिक्योरिटी वाली असाइनमेंट एक रिलेटेड इसमें असाइनमेंट है छोटी सी एक। अच्छा इसमें ये चेक करो कि अगर आप कोई भी कोई छोटी मोटी वेबसाइट ओपन करो कोई जो कि इतनी सिक्योर आपको लगती ना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो लॉगिन पासवर्ड मांगेंगे ना आपसे, तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आप ना इन लॉगिन पासवर्ड्स के लिए ना इस तरह के कैरेक्टर्स यूज करो। फॉर एग्जांपल पासवर्ड के लिए आप ये वाला कैरेक्टर यूज कर लो, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लगाया है यहाँ पे सिंगल कोट वाला, तो इसको पासवर्ड में लगा के देखना। कुछ वेबसाइट्स में जो आपको लगता है पुरानी वेबसाइट्स इतनी सिक्योर नहीं है, और इसी तरह लॉगिन में कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मतलब एडमिन लिख दो, कुछ भी लिख दो, पासवर्ड की जगह खाली सिंगल कोट लगा के देखना। फिर देखना कि इससे क्या होता है, क्या कुछ अजीबोगरीब सा एरर आता है आपको कि नहीं आता। तो ये देखना कि पुरानी सी वेबसाइट अगर आपको मिले ना जो लगता हो कि बहुत पुरानी सी वेबसाइट है, उसके ऊपर इसको ट्राई करके देखना। दूसरा काम आपने ये देखना है, आप जाके चेक करो कि जो HEC का डेटाबेस कई दफा हैक हो चुके हैं। मेरे हमें 5-6 दफा ये आराम से टाइम से हैक हो चुका है ये डेटाबेस इसका। ये कौन से डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं उस डेटाबेस की जिसके अंदर लोगों की डिग्रीज का डेटा स्टोर हुआ होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएट होते हो ना, जब डिग्री अटेस्ट करवाने जाते हो तो वो एक आपसे प्रॉपर एक इंटरनेट के ऊपर एक आपकी प्रोफाइल बनती है इसके ऊपर। तो उस प्रोफाइल की जो लॉगिन पासवर्ड है ना सारे के सारे वो लीक हो गए थे, मल्टीपल टाइम्स लीक हो चुके हैं। तो वो आप थोड़ा सर्च करो कि HEC वालों ने क्या बताया, इसकी रीजन क्या बताइए कि हैक क्यों हुआ था वो, या आपको न्यूज के ऊपर क्या हिंट्स मिल रहे हैं कि क्यों हैक हुआ था HEC का डेटाबेस, किस तरह की कमजोरी थी उसकी। तो उसके बाद HEC ने काफी इंप्रूव किया अपनी सिक्योरिटी वाइज अपनी वेबसाइट को काफी इंप्रूव किया उन्होंने इसके बाद से। तो इन दो चीजों को जाके देख के आना। एक ये देखना कि अगर पासवर्ड की जगह आप ये लिख दो यहाँ पे ये सिंगल कोट लिखो कुछ पुरानी वेबसाइट्स पे तो क्या होता है,
और यहाँ पर ये देखो कि HEC का डेटाबेस जो हैक हुआ था, इसकी केस स्टडी क्या बनती है, क्यों हैक हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास इसके, इससे रेलिवेंट यहाँ पे। तो इन दो चीजों को वैसे देख लेना, असाइनमेंट नहीं आपने जमा नहीं करवानी, खाली देख के आना है इसको। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, नहीं तो हम उसको फिर साइन ऑफ करते हैं। नहीं सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।